हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। देखिए पहला, देखिए हम लोग क्या है, ये जो चैप्टर 2 तक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पढ़ लिए, उसके वीडियो पड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बेहतर आपके समझ में आ जाए। देखिए चैप्टर 3 का एक क्या है पार्ट क्या हो चुका है, तो आप क्या है उसका जो वीडियो है तो पड़ा हुआ तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज की देखिए क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है, हम लोग किरचॉफ के नियम। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ के नियम। आपको इसे क्या बहुत बेहतर ढंग से क्या है पढ़कर ही जाना है, किरचॉफ के नियमों को। तो देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए हैं, तो दो नियम होते हैं किरचॉफ के। पहला, देखिए पहला नियम क्या होता है। पहला नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजीय योग होता तो शून्य होता। मतलब कोई भी विद्युत परिपथ है, तो जैसे देखिए कोई भी विद्युत परिपथ है तो उसके क्या है, प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजीय योग होता तो क्या होता है, शून्य होता है। और ये जो नियम है तो क्या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो नियम है तो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम को हम लोग क्या है, धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम का दूसरा नाम क्या, धारा का नियम भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम धारा का नियम कहलाता, तो पहला नियम क्या कहलाता, धारा का नियम कहलाता। अब देखिए इस नियम को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है किसी भी विद्युत परिपथ के प्रत्येक संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई देखिए यहां से जो क्या है, कोई देखिए धारा आ रही है यहां से और यहां से भी, माना यहां से धारा I1 आ रही है, यहां से I2 आ रही है, ठीक है, और इस संधि पर मिलती है। और यही जो धारा दो वायरों द्वारा आ रही थी, यही यहां से क्या तीन वायरों द्वारा क्या है आगे चली जाती है। ये तो देखिए जो क्या है धारा यहां से, माना ये क्या है I3, ये I4, ये I। तो देखिए मेन बात ये है, इन धारा मिलती कहां पास है, तो यहां पास मिलती है। तो यहां से जो I1 और जो I2, यहां से जितनी धारा ला रहे होंगे दोनों वायरों में, माना कि इनसे इससे क्या है 3 एंपियर आ रही है और इससे 4 एंपियर आ रही है, ठीक है ना। इससे क्या आ रही है 4 एंपियर। तो जो धारा आ रही थी यहाँ टोटल कितनी आ रही, 7 एंपियर। तो कहने का मेन मतलब ये है कि यहाँ जितनी धारा आ रही थी इन तीनों वायरों में टोटल मिलाकर कितने एंपियर धारा प्रवाहित होगी, 7 एंपियर होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कितनी होगी, 7 एंपियर ही होगी, ठीक है। तो देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 जो होगा तो किसके बराबर होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होगा। यही देखिए किरचॉफ का क्या है नियम। यदि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये देखिए क्या है, धारा आ रही है तो आने वाली हम लोग क्या है I1 प्लस I2, जो जा रही है तो उन्हें क्या हम लोग ऋणात्मक से डिनोट करेंगे, तो I3 माइनस I4 माइनस I5। ऐसे बराबर में क्या सभी को हम लोग लिख सकते हैं जीरो के बराबर, ठीक है ना। सभी का जो क्या है, ये देखिए जो माइनस वाली धाराएं होंगी वो भी उतनी ही होंगी जितनी प्लस वाली, तो इनका सभी का जो योग होगा तो क्या होगा जीरो। तो इसी को हम लोग ऐसे I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लेके I3 प्लस I4 प्लस I5, ये देखिए लिख सकते बराबर में क्या जीरो। देखिए इसी को हम लोग करें तो I1 प्लस I2 बराबर में उस पार ही जाएगा तो माइनस का काहे में हो जाएगा प्लस में, तो I3 प्लस I4 प्लस I5। ये है क्या है किरचॉफ का क्या है प्रथम नियम। इसे क्या है ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि ये क्या है समेशन क्या डिनोट करता है, योग डिनोट करता है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का क्या है दूसरा नियम। दूसरा देखिए दूसरे नियम को हम लोग, ये जो नियम है तो इसे हम लोग वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम का दूसरा जो नाम है तो क्या है, वोल्टेज का नियम भी इसे कहते हैं। और ये जो नियम है तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो नियम है तो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम होता है तो ये होता है बंद परिपथ के लिए। किसके लिए होता है ये नियम, बंद परिपथ के लिए। ठीक है ना, बंद परिपथ के लिए नियम होता है, बंद कोई विद्युत परिपथ है उसके लिए नियम होता है। तो ये नियम कहता क्या है, ये नियम कहता है कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक खंडों में बहने वाली जो विद्युत धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों तथा उस परिपथ को दिए गए क्या है, विद्युत वाहक बलों का जो बीजीय योग होता था क्या होता, शून्य होगा। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे माना क्या है, कोई बंद विद्युत परिपथ है, उसके कई सारे क्या है खंड है, तब प्रत्येक खंड को क्या है, प्रत्येक खंड में बहने वाली क्या विद्युत धारा मान लेते हैं आई है, और उसके संगत क्या जो प्रतिरोध है तो क्या है आर, तथा उसके क्या है उस विद्युत परिपथ को दिया गया विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं, ई से। इनका जो क्या होता है, जो योग होता है, बीजीय योग होता है, तो क्या होता है, शून्य के बराबर। ये क्या होता है हम लोगों का, ये हमारा होता है क्या है, किरचॉफ का द्वितीय। तो इसे आपको पढ़ लेना कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल तथा उस परिपथ को दिए गए विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग जो होता था क्या होता, शून्य होता है। ये देखिए हमारे क्या किरचॉफ के नियम हो गए, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ के ही जाना है। तो चलिए देखते हैं अगला देखिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है कि हम लोगों का जो आता है सेलों का क्या है संयोजन, क्या है, सेलों का क्या होता है संयोजन। इसे देखिए आपको सेलों का संयोजन भी हम लोग पढ़ेंगे। जो सेलों का संयोजन होता है तो देखिए आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन और क्या है समांतर क्रम संयोजन। लेकिन यदि कोई देखिए अभी इसका तीसरा जो संयोजन है मतलब इन दोनों को मिला करके श्रेणी क्रम समांतर क्रम को मिलाकर क्या मिश्रित क्रम संयोजन, लेकिन तीनों संयोजन को पढ़ना है। तो यदि देखिए किसी से बनता तो तीसरा संयोजन पढ़ लेना नहीं, इन्हें और पहला और दूसरा जरूर पढ़ लेना है। देखिए इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्या होता है, हमने सेल के विषय में पढ़ चुका है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, इससे भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सेलों का क्या है विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इसी को हम लोग ई एफ से भी शॉर्ट में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए और सेल का जो क्या होता है टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर क्या है, तो देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल और क्या है विभवांतर, और देखिए एक चीज क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक, ये सेल की ही तीनों चीजें हैं। तो देखिए ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इनके विषय में। तो जैसे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सेल का देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है तो क्या होता है, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए सिंपल सा, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तब उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। जब सेल से धारा ली जाती है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, विभवांतर या तो टर्मिनल वोल्टता भी इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस।
और देखिए जब सेल से क्या है, हम लोग सेल से देखिए धारा लेते हैं और सेल के अंदर जो क्या रहता है, भरा रहता है विद्युत अवघन। हमने सेल के विषय में डिटेल से पढ़ा। तो सेल के अंदर क्या भरा रहता है, विद्युत अवघन। तो विद्युत अवघन सेल के जो मतलब धारा में जो क्या पैदा करता, सेल के अंदर जो विद्युत अवघन धारा के मान में जितनी रुकावट पैदा करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम लोग ऐसे समझते, देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि भाई किसी साइंटिस्ट ने कोई देखिए सेल बनाया, उसने देखिए कहा भाई सोचा कि जो भी होगा तो ये जो सेल है इसमें ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड रहते हैं, इसके मध्य देखिए क्या भरा है यहाँ अंदर, तो ये भरा है मतलब क्या है, विद्युत अवघन। जो ये है तो इलेक्ट्रोड है, तो ये इन इलेक्ट्रोडों के बीच उसने क्या है बनाया कि भाई इनमें क्या है, मैं इस सेल को भाई देखिए मेजर करके बनाया जाता है, मान लो बनाया कि 40 वोल्ट का क्या है, ये क्या है 40 वोल्ट का क्या है, ये सेल है, ठीक है, उसने बनाया। लेकिन जब उसने क्या है इसे क्या किसी वायर से जोड़ा तो इसमें जो धारा जैसे जो मिला, तो जो इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर मिला था, मान लीजिए कि मिला क्या 36 वोल्ट, कितना मिला 36 वोल्ट ही मिला विभवांतर। लेकिन 4 वोल्ट जो विभवांतर है, तो पता नहीं उसने सोचा कि भाई मैंने तो बनाया 40 वोल्ट का लेकिन मिला कितना 36 वोल्ट का। तो देखिए तो मतलब जो ये इसने जो सोच करके बनाया कि मैं 40 वोल्ट का बना रहा हूं, वही सेल का क्या होता है, विद्युत अवघन। और जो यूज करने के देखिए ये बिना यूज किए उसने सोचा, जो उपयोग में नहीं लाए कि कितने वोल्ट का होगा 40 वोल्ट का, तो वही जब सेल को हम क्या उपयोग में नहीं लाते तो उसके दोनों क्या है, इसके मतलब जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उसके बीच उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत अवघन। और जो ये है मतलब जब सेल को उपयोग में लाते हैं और उसके क्या है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है मतलब वो 36 वोल्ट है, तो यही क्या सेल का क्या कहलाता है, विभवांतर। तो 4 वोल्ट जो गायब हो गया वही सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। मतलब अंदर ही जो ये विद्युत अवघन भरा है, ये धारा के मार्ग में रुकावट जो किया, तो देखिए कितना, तो 4 वोल्ट क्या है ये रोक के रखा, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता। आप ऐसे भी चीज को समझ सकते हैं कि भाई जैसे देखिए हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, माना वहां से कोई बजट देती है किसी के लिए, मतलब 1000 मान लेते हैं, छोटा सा बजट 1000, लेकिन ये पहुंचते पहुंचते कितना बच पाता है, तो मान लेते हैं कि 800 बच पाता, 200 क्या बीच के सिस्टम में ही क्या हो जाता, खर्च हो जाता, ठीक है ना। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट बजट दिया तो वही हम लोग का क्या कहलाता, विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है, विद्युत वाहक क्या होता है, बल होता है, ठीक है ना। और जो ये जो हम तक पहुंचा है यही क्या होता है, टर्मिनल क्या कहलाता, वोल्ट था। ये तो क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर, टर्मिनल वोल्ट था, ये तो इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। जो अंदर ही अंदर क्या हो गया, खर्च हो गया अंदर के सिस्टम में, यही क्या कहलाता हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो आशा कि आपको क्या अच्छे समझ गए होंगे, और इसे क्या है आप इसी प्रकार इसके डिफिनेशन बुक में भी लिखी गई, तो आप उन्हें क्या है याद कर सकते हैं। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती तो उसके क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत अवघन कहलाता है। जब सेल से धारा ली जाती है तो उसकी इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर भाई टर्मिनल बोलता है तब विभवांतर कहलाता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, सेल से धारा ली जाती है तो उसके जो क्या रहते हैं, तो जो ये विद्युत अवघन भरा है तो धारा के मार्ग में जितनी रुकावट पैदा करता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर ये रुकावट पैदा होती है, इसी कारण इसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखिए एक जो होता है तो इन्हीं से तीनों से संबंधित सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का क्या है विभवांतर और सेल का क्या है आंतरिक प्रतिरोध, इन्हीं तीनों में क्या होता है संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल को इसे हम लोग डिनोट करते हैं, सेल का विभवांतर V से और सेल का आंतरिक प्रतिरोध का है से R से। तो इन तीनों में संबंध का एक क्या है आ जाता है कि इन तीनों में क्या है संबंध के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो क्या होता है सूत्र, तो देखिए V = E - IR, ये इनमें क्या होता है संबंध का क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसी को हम लोग इसे क्या है ट्रांसफर करके देख लें, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं R = E - V/I,
यही क्या कहलाता सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र भी कहलाता, क्योंकि आ जाता सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो ऐसा आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्या है, इसमें जो टॉपिक है आपकी इस पार्ट में, तो विद्युत क्या है, ऊर्जा, और क्या है, एवं विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति। ये दो चीजें हैं, लेकिन इनके मध्य आपको जो ज्ञात करना है ना, जो आपको याद रखना है ना, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना। कौन से ऑब्जेक्टिव, तो देखिए ये जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है तो आपको पता है क्या होता है, जूल होता है। जो शक्ति का मात्रक होता है तो आपको पता है क्या होता है, वाट होता है। ठीक है ना, ये आपको मात्रक पता है, लेकिन ये चीजें पूछता है कि एक किलोवाट, एक क्या है, किलोवाट बराबर, एक किलोवाट, एक किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 3600 क्या है, जूल के बराबर होता है। एक किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। देखिए एक किलोवाट घंटा पूछे, एक किलो वाट घंटा, ठीक है। एक किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 प्लस 10 के पावर क्या होता है, 6, क्या है, जूल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या है, एक किलोवाट घंटा किसके, 3.6 प्लस 10 के पावर 6 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आप देखिए इन वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे एग्जैक्ट याद रखिए, निकालने में आपको क्या है, लंबा पड़ेगा और वीडियो हम लोगों का और लंबा हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, तो इसके बाद जो एक आता है क्वेश्चन, तो आता है एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 700 क्या है, 46 वाट की क्या होती है, बराबर होती है। ये जो तीन क्वेश्चन है इसमें, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव जो तीन है, तो ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्या परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है, याद रखना। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे, देखिए जो हम लोगों ने उसके नियम पढ़े हैं, किसके नियम हम लोग अभी पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियमों से संबंधित एक क्या है, न्यूटन सेतु का सिद्धांत, ये कहा है, होल्ट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, ये चीज होल्ट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये जो है, तो देखो इसमें क्या रखते हैं हम लोग, क्या है, चार प्रतिरोधों का क्रम बनाते हैं और उनमें प्रूव करते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई क्या होता है, ये क्या हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आपको इसे प्रूव करना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना। और यदि किसी से कोई भी क्वेश्चन का पूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या है, मतलब बता सकते, तो आपको हम क्या पूरी तरह सॉल्व करवा देंगे, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। अब देखिए होल्ट क्षेत्र के सिद्धांत के बाद आप लोग देखिए, जो विद्युत वाहक बल अभी हमने पढ़ा है, विद्युत वाहक बल, और इसमें जो विद्युत वाहक बल है और विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर, विभवांतर में क्या है, अंतर भी आप लोग क्या है, याद रखना। इनमें क्या है, अंतर भी आप लोग क्या है, याद रखना। न्यूटन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है मीटर सेतु। तो इतना बस याद रखना कि ये जो मीटर सेतु है, तो ये क्या न्यूटन सेतु के सिद्धांत पर क्या है, आधारित युक्ति है। इतना हमें याद होना चाहिए। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, तब ये बताना कि न्यूटन सेतु के सिद्धांत पर क्या है, आधारित युक्ति है। हो गया। देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन समझ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो क्या है, प्रतिरोधों का क्या है, संयोजन, क्या है, प्रतिरोधों का क्या है, संयोजन।
इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोधों का संयोजन में क्या होता है, एक श्रेणी क्रम। संयोजन, समांतर क्रम, संयोजन, ये दोनों संयोजन होते हैं। इनके लिए क्या आता है, सूत्र की व्युत्पत्ति। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, जैसे हम कह दिए कि तीन जो हमारे प्रतिरोध है तो क्या है श्रेणी क्रम में। देखिए ये यदि हम इन्हें मान ले कि तीन जो प्रतिरोध है तो तीनों एक लाइन में जुड़े हुए, यहाँ इन्हें किसी बैटरी से हमें जोड़ देना, ठीक है ना। तो यदि तीन प्रतिरोध है, इनका प्रतिरोध हमने R1 R2 R3 मान लिया, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनके लिए क्या आएगा कि भाई कुल प्रतिरोध निकालने का हमें सूत्र बताना। तो श्रेणी क्रम के लिए कुल प्रतिरोध होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता। यदि इसी क्रम में भाई तीन प्रतिरोध ना n प्रतिरोध जुड़े तो उसके लिए जो फार्मूला आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डॉट कहां तक R हो, ये होता। और जो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होगा, मतलब ऊपर नीचे क्या है, स्तंभ के रूप में, ठीक है। यदि ऊपर नीचे जुड़े होंगे तो उनके लिए जो टोटल प्रतिरोध यदि निकालें, यदि तीन प्रतिरोध जुड़े होंगे समांतर क्रम में और उनका हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है तो R1 बाई क्या है, R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई क्या है R3, ये चीज है, ठीक है ना। यदि इसी में क्या है भाई तीन प्रतिरोध ना जोड़ करके यदि समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध जुड़े हो, n प्रतिरोध, तो इसके लिए फार्मूला 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग 1 बाई R n पे लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है जो तीसरा चैप्टर है उसके अंतर्गत आने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी यदि आपने किसी अन्य क्वेश्चन को भी पढ़ रखा है और हमने उसे नहीं बताया तो उसे आपको पढ़े रहना, ऐसा नहीं कि भाई जितना ये है तो आप उसे पढ़ने ही हमें, यदि आपने उसे पढ़ रखा है और आपको याद है तो आपको उसे रिपीट भी कर लेना क्योंकि आपको पहले से पता है। लेकिन हमने इन दोनों वीडियो, आप यदि दोनों वीडियो देख लेते हैं इसकी, तो हमने पूरे क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्हें सभी को कवर किया और आपको बताने का मतलब कोशिश की है कि भाई ये चीजें इनमें क्या पूछी जाएंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अगला जो क्या है हम लोग का जो वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग चौथे चैप्टर पर चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन क्या अति महत्वपूर्ण है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद।